students, as we have already discussed about the basic accounting terms, today we are going to start our practical chapter, that is accounting equation. आपको इससे पहले बहुत सारी टर्म्स हमने सिखाई हैं, एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, ये सब आपने सीखा. तो यही 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए. तब आपको एक इक्वेशन बताई गई थी कि कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके. तो एसेट कैसे निकालेंगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल करके. ठीक है, तो यानी कि एसेट क्या हुआ इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं. तो इसके लिए आपको एक पहले फॉर्मेट अंडरस्टैंड करना है, कैसे कैसे कॉलम्स बनाने हैं. सबसे पहले इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो आपने अपनी नोटबुक में भी उसको वर्टिकली इस तरीके से नहीं करना, हॉरिजेंटल कर लेना है पेज को. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे ही आपको बाद में नोटबुक में नोट डाउन करना है. ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. तो फर्स्ट कॉलम आपको जो लेना है सीरियल नंबर का लेना है. सीरियल नंबर, इसमें 6-7 ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं. फिर वो ट्रांजेक्शन्स क्या है उनको आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है. ट्रांजेक्शन्स, उसके बाद आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी है. यहाँ पर लिखना है एसेट्स, इसके नीचे बहुत सारी एसेट्स, चाहे वो करेंट एसेट हो या फिर नॉन करेंट एसेट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर सम. वो सारी एसेट्स यहाँ पर ली जाएंगी, करंट नॉन करंट, जैसे कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, डेटर्स हो सकती है, बीआर, मशीनरी, फर्नीचर. एसेट किसके इक्वल होंगी, थोड़ा ज्यादा स्पेस देना है बिकॉज हमें यहाँ पर डिटेल लिखनी है. कैपिटल, कैपिटल में नीचे कोई डिटेल नहीं आएगी. लायबिलिटीज में नीचे फिर से हमारी डिटेल आएगी. जैसे एसेट में आइटम होती है डेटर, बैंक बैलेंस, ऐसी लायबिलिटी में भी क्रेडिटर्स, बीपी या लोन, वो सब यहाँ पर आएगा. तो आपको जो डीके गोयल बुक है उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के अभी 1 to 6 इलस्ट्रेशन पहले अच्छे से रिवाइज करने हैं और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही ओनली नोटबुक में सॉल्व करने हैं. तो मैं आपके सामने, क्योंकि मैं सबसे मुश्किल सम ले रही हूँ 1 to 6 में से, ताकि मैं आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट सिखा पाऊँ. तो इलस्ट्रेशन 6 पर आते हैं. उससे पहले एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, आप भी अपनी कॉपी में इसको बना लेना. 4 टर्म हम और सीख रहे हैं. नंबर 1 है प्रीपेड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस आपको मालूम है क्या होते हैं, सैलरी, वेजेस दिया, इंश्योरेंस दिया, ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस. जैसा कि इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, प्रीपेड यानी अभी टाइम आया नहीं था और पहले पे कर दिया. सपोज हमने अपने लैंडलॉर्ड को अप्रैल के साथ मई का रेंट भी पे कर दिया. तो जब भी हम कोई खर्चा एडवांस में पे कर देते हैं तो ये हमेशा हमारी क्या होती है, एसेट होती है. एसेट, इसको हम एसेट्स कहेंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा क्या होती है, एसेट होती है. अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपने एसेट में लेना है इसको, प्रीपेड एक्सपेंसेस को. और एक होता है अक्रूड इनकम. अक्रूड इनकम, अक्रूड को हम अर्न इनकम भी बोलते हैं. अर्न का मतलब जो हमने कमा लिया है, पर ये अभी अक्रूड है यानी कि अभी ये मिला नहीं है. कोई भी इंटरेस्ट जो हमने अर्न कर लिया है या कोई भी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है पर अभी हमें मिली नहीं है. सपोज अप्रैल की सैलरी ड्यू है बट अभी हमें मिली नहीं है, या हमने कोई एफडी करवाई है उस पर इंटरेस्ट ड्यू है बट एक्चुअल में कैश अभी मिला नहीं है उसका, तो हम उसको अक्रूड इनकम बोलेंगे. प्रीपेड हो या अक्रूड, दोनों ही हमारी क्या होती हैं, एसेट होती हैं. इसलिए किसी सम में आ भी जाए तो इनको यहाँ लेना है. प्रीपेड वो खर्चा जो टाइम से पहले ही कर दिया, अक्रूड इनकम वो इनकम जिसका टाइम तो आ गया है बट वो अभी तक हमें रियलाइज या रिसीव नहीं हुआ. ऐसे ही 2 मेन आइटम ये हर चैप्टर में काम आएंगी बच्चों. आगे जब हम जर्नल करेंगे, लेजर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल बिगिनिंग से ही ले रहे हैं. ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं. ये फर्स्ट था प्रीपेड, ये हमारा सेकंड है अक्रूड इनकम. उसके बाद थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस.
मैं पूरा लिख देती हूँ, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू, यानी कि पेएबल। वो कोई भी एक्सपेंस जिसका टाइम तो आ गया है पर हमने अभी तक पे ही नहीं किया, तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। हमें इसको पे करना है, दिस इज अवर ऑब्लिगेशन। जो भी आउटसाइडर है उसके लिए हमारी लायबिलिटी बनती है। सपोज हमने लेबर को वेजेस देनी है, स्टाफ को सैलरी देनी है, या रेंट पे करना है, टाइम आ गया है बट पे नहीं किया अभी तक, तो उन खर्चों को हम आउटस्टैंडिंग कहेंगे। और ऐसे ही एक होता है रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारी लायबिलिटी है। कोई भी इनकम जिसका अभी टाइम नहीं आया था बट हमको पहले ही मिल गया इन एडवांस, अभी हमने वो कमाई नहीं है, हमने अर्न ही नहीं की, तो इसका नाम होता है अनअर्न्ड। अक्रूड अर्न होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसको हम अर्नड भी कह सकते हैं अक्रूड को, और रिसीव्ड इन एडवांस को अनअर्न्ड भी कह सकते हैं। हमने कमाया तो नहीं था पर पहले ही मिल गया। कोई भी इनकम सपोज बिफोर टाइम ही हमें मिल जाए, एडवांस में मिल गई, तो ये हमारी लायबिलिटी है कि या तो जिस पर्पस के लिए वो हमें इनकम मिली है हम वो काम करें, या फिर हम उसका एडवांस वापस करें। सपोज हमें आगे की कोई सैलरी 4 महीने की एडवांस मिल जाती है, तो हम 4 मंथ तक के लिए बाउंड है, या तो हम काम करेंगे या फिर एडवांस वापस करेंगे, तो ये हमारी लायबिलिटी है। प्रीपेड और अक्रूड एसेट में लेना है, आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस हमेशा लायबिलिटी में लेना है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने इलस्ट्रेशन 6 इसलिए लिया है ताकि मैं आपको ज्यादा एडजस्टमेंट सिखा पाऊँ। प्रूव करना है, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ समीर गोयल। समीर गोयल बिजनेस का ओनर है, ठीक है। समीर गोयल से अलग उसके बिजनेस की आइडेंटिटी है। आपको समीर गोयल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना कि उसके पास क्या आ रहा है या जा रहा है, उसका जो बिजनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हम ये जो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं बिजनेस की बुक्स में बना रहे हैं, तो अपने आप को बिजनेस फर्म मानना है आपने। स्टार्टेड बिजनेस, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं शुरू होगा, इनिशियली उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है ओनर। तो आपने समीर गोयल जो ओनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना कि भाई उसके घर से पैसा जा रहा है। यहाँ पर बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, और कैश क्या होता है, एसेट होती है। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर 1 में लिखेंगे। ये आप जो ट्रांजेक्शन में वर्डिंग्स अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो उतना, जिससे मीनिंग क्लियर हो जाए। यहाँ अमाउंट लिखने की नीड नहीं है बिकॉज हमारे पास अमाउंट के कॉलम ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस में कैश आया है और कैश एसेट होती है। जो भी एसेट बन रही है उनकी डिटेल यहाँ पर देनी है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कैश। और ये जो इनिशियल अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है ये क्या है, कैपिटल है। तो ये जो 1 लाख रुपीज है एक बार कैश के नीचे लिखा जाएगा 1 लाख, और एक बार कैपिटल के नीचे लिखा जाएगा। क्या इस ट्रांजेक्शन से कोई आउटसाइड लायबिलिटी जनरेट होती है? नो, कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कोई भी एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर, लोन, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो सब यहाँ आती हैं। तो जिस हेड पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ उसको आप नील या 0 लिखेंगे। इज इक्वल टू के नीचे हमेशा इज इक्वल टू आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई। इसको हम बैलेंसेस को नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे और क्या लिखेंगे, इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन बन गई कि 1 लाख हमारे पास कैश था, कैपिटल 1 लाख है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी अभी तक कोई भी जनरेट नहीं हुई है। उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन हुई है, सेकेंड ट्रांजेक्शन, पेड रेंट इन एडवांस 3000। अभी हमने 4 हेड सीखे थे, रेंट एडवांस में पे कर दिया, अभी टाइम नहीं आया था, पहले ही दे दिया, तो इस हेड का क्या नाम होगा, प्रीपेड, प्रीपेड रेंट। तो आपने यहाँ पर एसेट में एक हेड क्रिएट करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखना है यहाँ पर, रेंट नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस में कोई भी खर्चा आ सकता है, रेंट आ गया, वेजेस आ गया, इंश्योरेंस आ गया, तो मेन हेड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर हमने टाइम से पहले ही रेंट 3000 पे कर दिया
तो ये किन दो चीजों को अफेक्ट कर रहा है? एक बार तो एसेट क्रिएट हो गई 3000 और एक बार हमारा कैश रिड्यूस हो गया। तो जो चीजें डिक्रीज हो रही हैं उसको हम माइनस में भी ले सकते हैं और अच्छे से इंडिकेट हो सके इसलिए ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, फिलहाल मैं यहाँ ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ। तो 3000 प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट में बढ़ेगा और 3000 हमारा कैश जो है वो रिड्यूस हुआ बिकॉज हमने पे किया है। तो क्या इस ट्रांजेक्शन से कैपिटल पर कोई इफेक्ट है? नो। और एक्सटर्नल लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट है? नो। तो अब हमने ये जो इक्वेशन है यहाँ पर लिखनी भी है, रेंट पेड इन एडवांस या प्रीपेड भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, रेंट पेड इन एडवांस। उसके बाद हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन लगाएंगे और इसका इफेक्ट इसके साथ एडजस्ट करके अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या हुई, जो भी प्लस माइनस करके आपको बैलेंसेस फॉरवर्ड करने, इज इक्वल टू के नीचे हमेशा इज इक्वल टू आएगा। कैश जो पहले 1 लाख था, 3000 अभी पेमेंट में चला गया, तो कैश का अवेलेबल बैलेंस है 97,000 और हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस में 3000 है। एक और एसेट क्रिएट हो गई है, पहले एक एसेट थी कैश, अब दो एसेट है। कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, एज इट इज। और एक्सटर्नल लायबिलिटी तो अभी तक कोई आई ही नहीं है। तो जब भी आप ये न्यू इक्वेशन लिखेंगे, हर स्टेप पर आप टोटल चेक करेंगे क्या हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा सम कर ले हम 6-7 ट्रांजेक्शन और उसके बाद लास्ट में जाके देखेंगे टोटल मैच हो रहा है या नहीं, क्योंकि बीच में कहीं पर भी किसी भी स्टेप में मिस्टेक हो सकती है। इसलिए आपको हर स्टेप पर टोटल चेक करना है। यहाँ पर भी 1 लाख हुआ और यहाँ पर भी 1 लाख हुआ, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। न्यू इक्वेशन होगी। उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन पर आएंगे, नंबर 3। क्वेश्चन में है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स का मतलब जिसमें हमारी डीलिंग है, हम कैश में भी गुड्स परचेज कर सकते हैं और उधार यानी क्रेडिट भी। तो हमने कैश देके भी माल खरीदा 50,000 का और कुछ उधार अपने सप्लायर से खरीदा है जिसको हमने पेमेंट नहीं करी है। तो चाहे कैश पे लिया हो या फिर क्रेडिट लिया हो, गुड्स है। टोटल गुड्स 50 + 20 70,000 का बिजनेस में आ रहा है। तो गुड्स को हम स्टॉक में इंक्लूड कर लेंगे। तो एसेट की लिस्ट में एक और हेड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, दैट इज स्टॉक। यहाँ पर आपको लिखना है 70,000 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 50,000 का गुड्स हमने कैश देके परचेज किया, तो कैश हो गया रिड्यूस के लिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो 3000 थे वो उतने के उतने ही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए 0 या नील लिख देना। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, उसके नीचे भी नील लिख देंगे। और 20,000 हमने अभी क्रेडिटर को पे करना है, तो लायबिलिटी में यहाँ पर आपको डिटेल लिखनी है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। क्रेडिटर में 20,000 इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज अवर एक्सटर्नल लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर, कि हमने 20,000 उनको देना है। तो 70,000 70,000 आपका स्टॉक या गुड्स इसमें आएगा, गुड्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। 50,000 का कैश चला गया, कैश में से माइनस, और 20,000 हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई क्रेडिटर के नाम से। तो अब फिर से हम इसके बैलेंसेस चेक करेंगे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू कैश 97 माइनस 50,000। अब कितना कैश है 47,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पहले चल रहे थे 3,000 उतने, 70,000 हमारे पास अभी स्टॉक और आ गया, दिस इज अवर एसेट। कैपिटल में 1 लाख और क्रेडिटर वाली लायबिलिटी है 20,000। ठीक है, टोटल चेंज हो सकता है हमेशा, कभी कम हो सकता है कभी ज्यादा, लेकिन दोनों साइड का टोटल आपस में हमेशा टैली करना चाहिए। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि क्या एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल है। यस, तो यहाँ पर भी टोटल आप चेक कर लेंगे 1,20,000 और यहाँ पर भी 1,20,000। टोटल कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ रफली कैलकुलेट करना है। तो दिस इज अवर न्यू इक्वेशन। उससे पहले जो भी वर्डिंग थी यहाँ पर लिखनी है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखना बिकॉज हमने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद 4 ट्रांजेक्शन हुई है। गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं फॉर कैश 80,000। कॉस्टिंग वर्ड इज मेंशन हियर।
कॉस्ट थी उसकी 40,000, यानी 40,000 का माल हमने 80,000 में सोल्ड किया है। स्टॉक या गुड्स का एक ही कॉलम होता है, जब भी गुड्स हम परचेज करेंगे तो यहाँ पर प्लस होता जाएगा और जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो यहीं से माइनस होता जाएगा। ये जो स्टॉक या गुड्स होता है ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर दिखाना है। परचेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है और सेल जो है सेलिंग प्राइस 80,000 है और उसकी कॉस्ट थी 40,000, तो यहाँ आपको 80 नहीं 40,000 का माल जो है कम करना है। कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस डिडक्ट होता है। 40,000 का जो गुड्स था वो हमने 80,000 में सोल्ड किया और उसका कैश हमें इमीडिएटली मिल भी गया, तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा। 80,000 मैंने कैश में प्लस कर दिए, 40,000 का गुड्स चला गया कॉस्ट प्राइस पर। तो इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है, 40 का माल हम 80 में बेच रहे हैं तो 40,000 एक्सेस मार्जिन थे वो हमने प्रॉफिट कमाए। अब प्रॉफिट कहाँ आते हैं? जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो ऑनर की कैपिटल में जाते हैं, ऐड होंगे। ठीक है, जब भी कोई इनकम गेन या प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल में ऐड करना है और जब भी कोई लॉस या कोई एक्सपेंसेस अराइज हो जाए तो उसको कैपिटल में से यहीं पर ही लेस करना है, उसकी डिटेल नहीं देनी। तो यहाँ पर 40,000 इज अवर प्रॉफिट। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ कि ये हमारा प्रॉफिट था जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस था। अब बाकी किसी चीज पर क्या इफेक्ट है? नो, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ और ऐसे हमारे क्रेडिटर्स जितने पहले थे उतने ही है, अभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर हम अपनी ट्रांजेक्शन लिख देंगे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, लाइन डालेंगे और बैलेंसेस अब एडजस्ट करके क्या आए उसको न्यू इक्वेशन का नाम देंगे। तो अब हमारा जो कैश है वो इंक्रीज हो गया 1,27,000, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 और गुड्स रिड्यूस हो गया बिकॉज सोल्ड करेंगे तो माल खत्म हो गया हमारा 40,000 से, तो 30 ही रिमेनिंग है। ऑनर की कैपिटल 1 लाख से बढ़कर 1,40,000 हो गई बिकॉज इस डील में उसने प्रॉफिट अर्न किया और 20,000 क्रेडिटर्स को वो तो एज इट इज देना ही है, दिस इज अवर लायबिलिटी। उसके बाद 5th पॉइंट पर आते हैं, पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। दोनों में ही सैलरी वर्ड है लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक सैलरी 4,500 हमने पे कर दी है और एक सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग ड्यू वर्ड लिखा हुआ है, यानी ये पेएबल है। तो सैलरी पे कर दी हो या पे करनी हो है तो हमारे दोनों ही एक्सपेंसेस, तो 4,500 प्लस 1,000 टोटल सैलरी का खर्चा कितना हुआ? 5,500 हुआ। जब भी कोई एक्सपेंसेस आएगा तो ऑनर उसको बियर करेगा, यानी उसकी कैपिटल में से माइनस होंगे। तो यहाँ पर टोटल सैलरी का खर्चा चाहे पे कर दिया हो या पे करना बाकी हो, एक्सपेंसेस ऑनर की कैपिटल में से रिड्यूस होंगे टोटल। अब हमने कितनी सैलरी पे कर दी है? 4,500, हमारा कैश हो जाएगा कम और 1,000 जो पे करनी बाकी है उसके लिए हम आउटस्टैंडिंग नाम से एक नया हेड और क्रिएट करेंगे लायबिलिटी में। पहले से क्रेडिटर था, एक नया हेड और यहाँ पर ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसके अंदर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ प्लस कर दी जाएगी 1,000। तो इस तरीके से आपको ये टोटल भी जो भी है बैलेंस कर लेना। उसके बाद लास्ट है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज या हाउसहोल्ड पर्पसेस। ये जब टर्म आ जाती हैं तो ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ऑनर ने ड्राइंग्स करी है। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करती है। तो ऑनर ने मोटरसाइकिल अपने घर के लिए खरीदी है पर इसका पैसा जो है वो बिजनेस में से गया है 30,000, तो 30,000 आपको बिजनेस का कैश रिड्यूस करना है। ठीक है, कहीं पर भी मोटरसाइकिल नहीं लिखा जाएगा। मोटरसाइकिल जो है बिजनेस की एसेट नहीं है, उसके घर की पर्सनल एसेट है। हाँ, उसका कैश बिजनेस में से जरूर निकाला गया है तो बिजनेस का कैश हो गया कम, और क्योंकि ऑनर पैसा निकाल के ले गया है, ये पैसे ऑनर ने बिजनेस को वापस लौटाने हैं, तो तब तक के लिए इसको ड्राइंग्स माना जाएगा और ड्राइंग्स कैपिटल में से रिड्यूस की जाती है। तो 30,000 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हर स्टेप पर आपको बैलेंस निकालना है। तो लास्ट में आप चेक कर लेना, ये सारा टोटल हमारा मैच होगा और इसको हम फाइनल इक्वेशन का नाम देंगे।